खबर दें, विफाकी काबीना ने फलस्तीन के लिए इमदादी सामान भिजवाने की मंजूरी दे दी है। जराये का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान फलस्तीन के लिए तिब्बी सामान भिजवाएगी। इजलास में फैसला हुआ, हुकूमत पाकिस्तान फलस्तीन के लिए तिब्बी सामान भिजवाएगी। जबकि इजलास में फैसला हुआ कि विफाकी काबीना ने तकनीकी मामला देखने के लिए मामला पैपरा को भिजवा दिया है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर से रहे हैं। ही फ़लस्तीन के मसले के ऊपर मुस्लिम उम्मा को एक लीडरशिप फराहम की है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो पहला इस्लामी मुल्क था जिसने फ़लस्तीन के मसले को लेकर एक बहुत ही सख्त मौक़िफ़ आया, एक बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और हम आज भी उसी मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की जो फ़लस्तीन पॉलिसी है इसकी बुनियाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी और आज उस पॉलिसी के जो अमीन हैं वो इमरान खान हैं और इसीलिए जो पाकिस्तान की जो क़यादत है इस मसले के ऊपर उसको पूरी इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा है वो तस्लीम करती है और इसीलिए जो पाकिस्तान की जो क़यादत है इस मसले के ऊपर उसको पूरी इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा है वो तस्लीम करती है। फ़लस्तीन के जो लीडरशिप है उसमें चाहे महमूद अब्बास साहब हों, चाहे उनके वज़ीर ख़ारजा हों या यहाँ पर जो उनके सफ़ीर हैं वो हों, उन्होंने पाकिस्तान की जो क़यादत है उसका जो फ़लस्तीन के लिए जो दर्द है उसके ऊपर शुक्रिया भी अदा किया है, उसको वो तस्लीम भी करते हैं। और तैयब अर्दगान ने जिस तरह से कहा कि जो बात फ़लस्तीन के लिए उनके दिल में होती है वो बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ुबान पे होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जिस किस्म का किरदार है मुस्लिम उम्मा को लेकर वो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर फ़लस्तीन पे ज़ाहिर होता है। और आज काबीना ने फ़ैसला किया है कि हम इंसानी हमदर्दी की बिना के ऊपर जो फ़लस्तीन को ना सिर्फ कोविड के मामले में जो है वो इमदाद भेजेंगे बल्कि इसके अलावा भी जो मेडिकल एमरजेंसी की सिचुएशन है फ़लस्तीन में उसके लिए हम फ़लस्तीन को इमदाद जो है वो भेजेंगे। काबीना ने जो सऊदी अरेबिया का एक कामयाब दौरा था वज़ीर-ए-आज़म साहब का उसके ऊपर जो है वो मुबारकबाद भी दी। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट मामला जिस पे मैं शुरू करना चाहता हूँ वो रिंग रोड के ऊपर एक आपने आज अखबारों में भी देखा है, रिंग रोड के ऊपर जो है वो बात हुई है। उसके ऊपर मैंने जो काबीना को जो इत्तलात थी जो इस वक्त पंजाब हुकूमत से जो हमें रिपोर्ट आई है उसके मतलब ब्रीफ़ किया। रिंग रोड का जो मामला है उसमें थोड़ी सी मैं आपको तफसील ये बता दूं, ये सिर्फ पीटीआई की हुकूमत में होता है और सिर्फ इमरान खान की वो वज़ीर आज़म हैं जिनमें ये जुर्रत है कि वो हमारे ऐसे मामलात के ऊपर भी वो बड़े दिलेराना इक़दाम लेते हैं जो अमूमी हुकूमतें नहीं करती। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अगर हुकूमत होती तो मीडिया चीख चीख के गले बैठ जाते पर सवाल नहीं पैदा होता कि उसका कोई तहकीकात हो जाती, किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो जाता। यही वो निज़ाम की तब्दीली है जिसका पीटीआई ने वादा किया था और यही निज़ाम की तब्दीली है जो आप देख रहे हैं कि इस हुकूमत के दौरान अगर कोई स्कैंडल की बात आती है, किसी स्कैम की बात होती है तो उस पर बड़े आला पैमाने पर तहकीकात होती हैं और ज़िम्मेदारों के तयन के लिए संजीदा इक़दाम किए जाते हैं। यही वो तुर्रा इम्तियाज़ है इस हुकूमत का जो पीपल्स पार्टी और PMLN देने में नाकाम रहीं और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का ये एक जो नुक्ता नज़र है कि तमाम लोग चाहे जितने भी ताकतवर हों उन्हें कानून के सामने आना है, कानून के बराबर होना है। उसको जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने इम्प्लीमेंट किया है उसकी कोई और मिसाल जो है वो आपके सामने उस तरह की मिसाल जो है वो आपको नहीं मिलती। जो एक मैं तस्दीक कर दूं फ़लस्तीन के मामले में तस्दीक नहीं बल्कि एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं। इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा अंकारा में मौजूद हैं वो पाकिस्तान, तुर्की, फ़लस्तीन और सूडान के हैं और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा भी शायद वहाँ पहुँच रहे हैं। तो 5 मुस्लिम मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इकट्ठे आगे न्यूयॉर्क जो हैं वो जाएंगे। ये एक इजाफ़ा था उस इन्फॉर्मेशन में जो अभी एक ताज़ा तरीन इत्तला तुर्की से आई है तो मैंने कहा वो भी आपको जो है वो ऐड कर दूँ। तो वापस रिंग रोड की तरफ आते हुए ये
जो एक मामला है रिंग रोड का, इसकी इब्तिदा 2017 में हुई। ये प्रोजेक्ट तो कुछ देर पहले कंसीव हुआ था, लेकिन इसकी 2017 ये मंसूबा बनाया गया और ये मंसूबा बड़ा अच्छा मंसूबा है। इसका मतलब ये है कि रावलपिंडी के इर्द गिर्द एक सड़क बनाई जाए ताकि जो हैवी ट्रैफिक आती है उसको रावलपिंडी के अंदर से ना गुजरना पड़े, बल्कि वो एक बाईपास लेकर पिंडी के शहर से बाहर चली जाए और पिंडी जो रवात की तरफ से आती है या मोटरवे की तरफ से आती है, जिन्होंने मोटरवे पे जाना है, आगे पेशावर जाना है या बाकी जगहों पे जाना है, उनको भी अंदर से जो है वो ना गुजरना पड़े। 2018 में ये जनवरी 2018 में ये प्रोजेक्ट जो है, इसकी जो प्रपोजल है वो अलाउ हुई। इब्तदाई प्रपोजल जो है वो अलाउ 2017 में ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ। 2018 में इसकी जो इब्तदाई अलाइनमेंट है वो अप्रूव हुई। उसके बाद 2019 में हुआ ये कि ये स्कैम शुरू कैसे हुआ। ये स्कैम, इसकी इब्तदा यूँ हुई मामले की कि वज़ीर आज़म साहब को एक एनोनिमस मैसेज आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि मैं इंजीनियर हूँ रावलपिंडी में किसी प्रोजेक्ट में, इसी प्रोजेक्ट में वो काम करते हैं, और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये लिखा कि इस प्रोजेक्ट की जो अलाइनमेंट है उसको तब्दील किया गया है और ख़ुसूसन इसमें जो संगजानी का पॉइंट है वहाँ पर जो अलाइनमेंट है उसको इस तरह से तब्दील किया गया है कि पीछे से तो गाड़ियाँ 120 किलोमीटर पे आएंगी, लेकिन इसको यहाँ से तंग कर दिया गया है कि ये 90 किलोमीटर के ऊपर रह जाए। और इसका मकसद जो है वो ये है कि ये उन्होंने ये लिखा कि ये इंजीनियरिंग ब्लंडर होगा क्योंकि इससे एक्सीडेंट बहुत बढ़ जाएंगे। और ये बात भी सही थी कि अगर पीछे से सड़क चौड़ी है और आगे जाके बारीक हो जाएगी तो उससे लाहौर में कई जगहों पे ये जो हमारे बने हैं अंडर पासेस, वहाँ पे लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह से ये मसाइल जो हैं वो दरपेश होते हैं। इसमें वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर एक इब्तदाई तहकीकात का कहा और ये पूछा कि क्या इसकी अलाइनमेंट तब्दील की गई है, तो उसके ऊपर उनको कहा गया कि नहीं जी, कोई अलाइनमेंट तब्दील नहीं की गई। वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट तहकीकात का फ़ैसला किया और जो इब्तदाई फैक्ट शीट आई उसमें पता चला कि ना सिर्फ ये कि अलाइनमेंट तब्दील की गई है बल्कि 29 किलोमीटर इसको बढ़ा दिया गया है अटक की तरफ। और उसका मकसद ये है कि जो बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे बनी हैं उनको इस लूप में शामिल किया जाए। इसके नतीजे में ये शायद मैं खाकान अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और बाकी कुछ लोगों की जो PMLN के लोग हैं जिनको ख़ुद तो माशाल्लाह कभी तौफीक ही नहीं हुई कि अपने दौर के किसी स्कैंडल के ऊपर तहकीकात ही करा लेते, वो तनकीद कर रहे थे कि अरबों रुपया खाया गया क्योंकि उन्होंने वो रिपोर्ट भी पढ़ने की ज़हमत नहीं की। अगर वो रिपोर्ट पढ़ लेते तो उनको पता होता है अरबों रुपया खाया नहीं गया, अरबों रुपया खाने से बचाया गया इस स्कैंडल के नतीजे में। ये स्कैंडल ये नहीं है कि अरबों रुपया खा लिया गया, ये स्कैंडल ये है कि अरबों रुपया खाने से बचा लिया गया। क्योंकि 29 किलोमीटर का जो लूप जिसके ज़रिए ये रावलपिंडी रिंग रोड थी इसको अटक रिंग रोड बना दिया गया, उसके ज़रिए एक पूरी जो नया लूप ऐड किया गया जिसके नतीजे में 23 बिलियन रुपीस के करीब नई लैंड एक्विजिशन की जानी थी, जिसमें अटक की जो बहुत बड़ी ज़मीन है उसको भी शामिल किया जाना था। और उसके नतीजे में एक सरकारी ख़जाने को तो नुकसान, ये अभी जो 2.3 बिलियन एक्विजिशन में दिया गया है, लेकिन वो इसलिए नुकसान नहीं होगा कि वो तो वापस हो जाएगा। इसलिए इसमें किसी को मैं ये कहूँगा पीपल्स पार्टी और PMLN को, जिनका तो खैर ये मसले ही नहीं है करप्शन वगैरह, लेकिन अगर आपने तनकीद करनी है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि पहले आप रिपोर्ट पढ़ लें ताकि आपको पॉइंट्स पता हों और आपको पता हो कि मामला है क्या। इसके ऊपर जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये अलाइनमेंट तब्दील की गई। इस अलाइनमेंट का मकसद कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था और इस अलाइनमेंट का मकसद ये था कि 29 किलोमीटर नई सड़क इसमें ऐड कर दी जाए ताकि बाज़ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको बरह रास्त फ़ायदा जो है वो पहुंचाया जा सके। अब इसमें ना तो जुल्फ़ी बुखारी साहब का इस रिपोर्ट में कोई तज़किरा है,
ना ही गुलाम सरवर खान साहब का कोई तज़किरा है। सोशल मीडिया के ऊपर चूँकि पाकिस्तान के अंदर ये रवाज नहीं है कि जब तक हुकूमत के वज़ीर मुशीर शामिल ना हो तो स्कैम कैसे हो सकता है, लिहाजा सोशल मीडिया के ऊपर और इनके ऊपर वज़रा के नाम लिए गए। जुल्फ़ी बुखारी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और उनके ननिहाल की ज़मीन, उनके ननिहाल गांव का जो ज़मीन है और जो तौकीर शाह साहब हैं वो उनकी ज़मीन इससे फ़ायदा उठाती है। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी का इस मामले से इसलिए कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उनका जो तौकीर शाह साहब की फ़ैमिली है उनके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं है। उनकी आपस में कोई जो है उस तरह की क्लोजनेस नहीं है कि जिसमें वो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है वो कुछ ऐसा काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये भी सिर्फ पीटीआई में ही होता है कि उन्होंने रिज़ाइन किया, जिस तरह से इससे पहले डॉक्टर बाबर अवान ने रिज़ाइन किया, इससे पहले अलीम खान ने रिज़ाइन किया, उससे पहले सब्तैन साहब ने रिज़ाइन किया कि मैं ये जो जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती हैं मेरा वहाँ पे रहना मुनासिब नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया और उन्होंने ख़ुद को उससे अलहदा किया। गुलाम सरवर खान साहब का जहाँ तक बात है, उन्होंने पूरी तरह, वो अब भी कहते हैं कि इस सारी जगह के ऊपर मेरी आप 1 इंच भी ज़मीन बता दें और मैं उसका ज़िम्मेदार हूँगा। लिहाजा ये तयशुदा बात है कि इसमें अभी तक की जो तहकीकात हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। उसमें पहली बात, किसी को पैसा खाने से बचाया गया है। ये स्कैंडल जो है वो ये नहीं है कि को अरबों रुपए हुकूमत के डूब गए हैं। ये स्कैंडल ये है कि अरबों रुपए हुकूमत के बचा लिए गए हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब को शिकायत मिली उसके ऊपर कार्रवाई हुई और इस तरह से एक बड़ा स्कैम होने से बच गया। नंबर 2, जो हमारे कोई मुशीर या वज़ीर इसमें शामिल नहीं है और इब्तदाई तहकीकात में किसी किस्म का उनका जो नाम है वो नहीं आता। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने जो रिज़ाइन किया है वो एज अ मॉरल हाई ग्राउंड किया है और इंशाल्लाह वो इससे में जो है वो सुरखरू होंगे। और मुझे यकीन है जहाँ मैं उनको, जितना मैं उनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, वो जिस किस्म के आदमी हैं वो बिल्कुल इस मामले में वो उनका कोई ताल्लुक़ जो है वो आएगा नहीं। तीसरी बात यह है कि जो मुतल्लिका अफसरान हैं, असल बात यह है कि जब वज़ीर-ए-आज़म ने एक ज़िम्मेदारी से पूछा कि आपने अलाइनमेंट चेंज की है या उनको जो रिपोर्ट दी गई उसमें पूछा गया तो उन्होंने तो साफ कह ही दिया कि कोई अलाइनमेंट चेंज नहीं की गई और उसी से ही फिर आगे जो मामलात हैं वो चले और वो सामने आ गया। बहरहाल इसके ऊपर एंटी करप्शन को और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो अब एक इसकी मुकम्मल तहकीकात जो है वो करने जा रहे हैं और उसके मुताबिक जो है ये मामला आगे बढ़ेगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट ले डाउन की जा रही है जो 2019-20 की पार्लियामान के अंदर। इलेक्शन कमीशन में हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो इस्लाहात हैं वो बहुत ज़रूरी है और ईवीएम मशीन्स को हम लेके आना चाहते हैं। उसके लिए ऑर्डिनेंस भी जारी हो चुका है। इस हफ्ते स्पीकर साहब और हमारी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो हमारे जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स हैं उनको और जो पार्लियामानी लीडर्स हैं उनको दावत देगी कि वो ईवीएम मशीन्स का ख़ुद मुशाहिदा कर लें और देख लें कि ये मशीन जो है वो किस तरह से धांधली रोकने में मोमद मावन साबित होगी। देखिए, जब पहले इलेक्शन हुए 2018 में तो जो अपोजिशन थी उसका कहना था इलेक्शन इसलिए हम हारे हैं कि आरटीएस बैठ गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन इसलिए हारे हैं कि बाज़ जगहों पे इदारों के लोग जो हैं वो पर्चियां लगा रहे थे। फिर उन्होंने कहा हम इसलिए इलेक्शन हारे हैं कि फॉर्म 46 अवेलेबल नहीं था। अब आकर 2 साल बाद वो कह रहे हैं कि इस्लाहात की इसलिए ज़रूरत नहीं है इलेक्शन में कि ये तो प्री पोल रिगिंग होती है, पोल वाले दिन तो रिगिंग ही नहीं होती। तो बहुत बड़ा डिपार्चर है अपोजिशन का अपने बयानिए से, अपने नैरेटिव से जो उन्होंने शुरू में लिया उससे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब इन्होंने कहा कि आरटीएस सिस्टम्स बैठे हैं, हमने कहा अच्छा बताइए किन हलकों में बैठे हैं।
कोई हल्का वहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया गया। फिर कहा गया कि नहीं वहाँ पे हमें फॉर्म 45 46 नहीं मिले। हमने कहा अच्छा बताइए कौन से हल्कों में फॉर्म 45 46 नहीं मिले, एक भी फॉर्म नहीं मिला। फिर कहा कि नहीं एक्चुअली वहाँ पे कई जगहों पे इदारों के लोग जो हैं वो मोहरें लगा रहे थे और हमारे पास उनकी वीडियोज़ हैं। हमने कहा अच्छा वो वीडियोज़ दे दें कहाँ पे हुआ, वो वीडियोज़ जो है कोई नहीं है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से चेक किया तो पता चला कि पंजाब में कुल 25 पटिशन्स जो हैं वो फाइल हुई। उन 25 में से 13 पीटीआई के लोगों ने की हुई थी। और अगर आप मार्जिन्स देखें जो पीटीआई के लोग जिनसे इलेक्शन हारे, यानी अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमें वो हल्के जहाँ पे हम 5000 वोटों से कम इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन हारे पीटीआई के लोग, अगर हम वो हल्के जीते तो हमें कोलिशन की भी ज़रूरत नहीं है, हम अकेले वोट जो है वो बना लेते। और ये सारे मामलात इसलिए हुए कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन का निज़ाम है वो शफाफ होना चाहिए। क्या होता है डस्का में क्या हुआ, अभी कराची में क्या हुआ, 5 बजे पोलिंग ख़त्म हो जाती है, सुबह 7 बजे तक रिजल्ट ही नहीं आता। वो कहते हैं कि जी वो इधर ले गए हैं, वो बैलेट बॉक्स उधर उठा के ले गए हैं, वो उधर ले गए हैं। तो अब उसका सलूशन क्या है? सलूशन हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लेके आते हैं ताकि अगले 20 मिनट में इधर इलेक्शन ख़त्म होगा, अगले 20 मिनट में आपके हल्के का इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आपके पास और सोल्यूशन है, आप इसको नहीं मानते तो वो आप वो लेके आ जाइए, हमें बताइए कि नहीं इसको हम नहीं मानते। सो इस वक्त जो अपोजिशन की जो नैरेटिव है या बयानिया है स्पेशली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, वो बहुत ना सिर्फ गैर संजीदा है बल्कि उससे साबित ये होता है कि ये साफ शफाफ इलेक्शंस पे यकीन ही नहीं रखते। नून लीग तो खैर ज़िंदगी में कभी शफाफ इलेक्शंस में बरसर इक़्तिदार नहीं आई है। वो वाहिद पार्टी है जिसको 1990 में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है कि इन्होंने मुनज़्ज़म धांधली की इलेक्शन में इलेक्शन जीतने के लिए। 1988 का इलेक्शन भी जिस तरह से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने लड़ा, 1990 का इलेक्शन भी जिस तरह से PMLN ने लड़ा, फिर 1997 का इलेक्शन जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने लड़ा, ये सब के सामने है। मैं वो किस्से कहानियाँ खोलना जो है वो नहीं चाहते और इसलिए ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे यकीन नहीं रखते कि इनको लगता है कि जब भी शफाफ इलेक्शन होंगे तो हम इलेक्शन हारेंगे, लिहाजा ये तो नहीं यकीन रखते। लेकिन मंडे से हम इसके ऊपर एक तफसीली बहस का आगाज़ करना चाहते हैं। फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का।